चल रहा था BA फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इतिहास में उत्तर वैदिक कालीन समाज, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली थी। इसके बाद में उत्तर वैदिक कालीन समाज। आज हम उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज उस समय कैसा था। तो ऋग्वेद काल के जो समाज था और उत्तर वैदिक काल का जो समाज था उसमें कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया, और परिवर्तन भी देखा जाता है तो इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होना शुरू हो गए। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक कालीन समाज की पारिवारिक जीवन। क्या देखते हैं? नंबर 1 पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के अंतर्गत जो हमने ऋग्वेद के अंतर्गत देखा वही उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल समाज पितृ प्रधान था, ऋग्वेद काल समाज भी पितृ प्रधान था, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, वहां पर भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार के सभी सदस्य परिवार का प्रधान पुरुष का आदर करते थे, इनके बड़े को आदर करते थे। प्रधान जो पुरुष होता था, घर का जो मुख्य होता था, उसका आदर करते थे तथा उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे। कभी कभी परिवार अत्यंत विशाल होता था, इसमें दादा तथा पोत्रों के अतिरिक्त पत्नी का भाई, भांजा, सास भी होते थे। यानी कि कई बार परिवार इतना बड़ा हो जाता था, उसमें पति, दादा, पोत्र, पत्नी का भाई, भांजा और सास भी संयुक्त रूप से रहते थे। तो इस प्रकार के हमें ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन समाज के अंदर परिवार का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में दूसरा मनोरंजन का साधन, मनोरंजन का साधन। जो हमें ऋग्वेद के अंतर्गत जो मनोरंजन का साधन मिले वही हम उत्तर वैदिक के अंदर मिले। नृत्य, संगीत, गायन, वादन दोनों ही प्रकार के संगीत का प्रचलन था। गायन और वाद, गायन और वाद दोनों ही प्रकार के उनका प्रचलन में था। प्रमुख वाद जिन्हें तत्कालीन बजाते थे ढोल और बांसुरी थे, यानी कि वादों में ढोल और बांसुरी। नृत्य, गायन, वाद उनका जो मनोरंजन के साधन थे। संगीत के अतिरिक्त रथ दौड़ अत्यंत लोकप्रिय था। संगीत के अलावा रथ दौड़, इसके अलावा पासों के द्वारा जुआ का खेल, पासों के द्वारा जुआ का खेल, यानी कि ये उस समय के मनोरंजन के साधन। इसके बाद में आता है भोजन। क्या आता है? तीसरा भोजन। ऋग्वेद काल की तरह उत्तर वैदिक काल में भोजन दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं, बीज और सरसों के बीज का खाने का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक कालीन में ऋग्वेद काल के समान मांस खाया जाता था। मांस का विशेष रूप से उत्सव और त्योहारों पर अवश्य रखा गया था। सुरा का भी उत्तर वैदिक काल में प्रयोग होता था, यानी कि सुरा, शराब का भी उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में मिला, यानी कि यहाँ तक हमें इतना डिफरेंस नहीं मिलता। इसके बाद में आती है शिक्षा व्यवस्था।
उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन में सुखमय बनाना। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना। और शिक्षा दो प्रकार की दी जाती है, आध्यात्मिक और सांसारिक शिक्षा। महिलाओं को शिक्षा से कुछ वंचित रखा जाने लगा। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाता है। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाता था और गुरु और शिष्य के मध्य सीधा संपर्क होता था। गुरु विद्यार्थी को वेद, उपनिषद, व्याकरण, वेद, उपनिषद, व्याकरण, वेद, उपनिषद, व्याकरण आदि की शिक्षा देता था। इसके बाद में आती है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा। ऋग्वेद काल के अंतर्गत हमें किसी प्रकार की जातियों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत हमें 4 जातियों का उल्लेख करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। उसमें बताया ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य जाड़ों से और शूद्र पैरों से। इनकी उत्पत्ति का राज्य है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आया तो इनमें कुछ जटिलता थी। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान से, यानी कि ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान देना, ज्ञान का प्रचार करना, दान देना, दान लेना, एक प्रकार की उनसे संबंधित हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रिय था वो राजन्य, उसको अपन कहते थे राजन्य, ये इससे ऊपर आ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय जो राजा होते थे वो उसके ब्राह्मण के अंतर्गत कार्य करने लगे। वैश्य होता था वो कर देता है, और वैश्य मतलब ग्रामीण बनने की ओर लगे। ग्रामीण यानी कि उसका एक पद होता है ग्रामीण प्राप्त करेगा। और शुद्ध इनको इनकी तीनों वर्णों की सेवा करनी है और उनको अनपढ़ ही रखा जाता था, उनको शिक्षा से वंचित करा जाता था। वैसे व्यापारी लोग होते थे, कृषि का कार्य करते थे और इससे उनको जो कर होता था वो वैसे इनको कर चुकाते थे। ऋग्वेद काल के अंतर्गत 7 पुरोहित होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में 17 होते थे पुरोहित। ऋग्वेद के अंतर्गत 7 थे और उत्तर वैदिक में पुरोहित 17 होते।
जिनमें से ब्रह्म का ज्ञान होता था वह ब्राह्मण कहलाता। जिनमें ब्रह्म का ज्ञान होता था, किसका ज्ञान होता था? ब्रह्म का ज्ञान, वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण कहलाता। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए अपने धार्मिक अनुष्ठान जब करते थे, वे कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों त्योहारों यजमानों के प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे, उसके बदले में राजा उन्हें अभयदान प्राप्त करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण कहा गया है क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से अच्छी थी। ऐतरेय ब्राह्मण को वह जिसमें कहा गया है ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक अंश में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे उसे हटा सकता है। क्षत्रियों की स्पष्ट श्रेष्ठता का गुण है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विष शब्द से हुई। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विष शब्द से हुई। किससे हुई है? विष। समाज में यही वर्ग कर देता था, इसीलिए इसका नाम अन्य स्पाद पड़ गया या अन्य बलाधिकृत पड़ गया। वैश्य का सबसे बड़ी आकांक्षा ग्रामीण बनना होता था, जो मैंने अभी बताया। शूद्रों की दशा समाज का निम्न वर्ग था, जिसका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। जाति व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हो पाई, परंतु उनको उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। वैश्यों का उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार क्या कर दिया? बंद कर दिया। उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस काल में ग्रंथों में शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक, उसे मानने का ढंग से उखाड़ फेंका जाने वाला तथा इच्छानुसार वध किया जाने वाला भी काल है, जो समाज में गिरती दशा का होता है। उत्तर वैदिक काल में रथकर का स्थान ऊंचा था, उसको भी उपनयन संस्कार ऊपर के तीनों वर्णों की तरह था। रथकर यानी कि रथकर होता था, उसको तीनों प्रकार के जैसे दल थे ये ऊपर के तीनों, उनके अनुसार सुविधाएं दी जाने लगी थी, उपनयन संस्कार किया जा सकता था। इस प्रकार कहा जा सकता है उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद प्रचलित नहीं हुआ, तब परिवार का स्तर और पिता का अधिकार बढ़ता गया। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन प्रबल होता चला गया। स्त्रियों की स्थिति अगला है छठा, स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट है। उसका उल्लेख हमें तत्कालीन साहित्य से प्राप्त। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण है। ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण है। पुत्री को समस्त दुखों का कारण है। ऐतरेय ब्राह्मण मैत्रेय संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिराया गया।
मैत्रेय संहिता में, मैत्रेय संहिता में स्त्री को पासा और सुरा के साथ, पासा और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिनाया गया। पासा और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिनाया गया। इसके बाद में वैदर्ण्य उपनिषद संहिता में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, जहां एक और दर्शाता है कि समाज में कुछ नारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इस बात के संकेत मिलते हैं कि शायद उसकी सीमा एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। गार्गी से कहा, याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार बंद हो गए। सभा और विदत में भाग लेने पर रोक दिया गया। उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया। सभा और समिति में भाग नहीं ले सकते थे। सभा और समिति, ये दो संस्थाएं होती थी, उसमें भी समाप्त कर दिया गया। कम उम्र में विवाह होने लग गए, बाल विवाह जिसको अपन कहते हैं। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी मैत्री और कथन, अन्य प्रमुख विदुषी स्त्रियों गार्गी, सुबलाता, वेदवती, काशकृति आदि उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत गोत्र प्रथा स्थापित। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। गोत्र प्रथा का मूल अर्थ है गोष्ठ। क्या है? गोष्ठ। लेकिन यह स्थान या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी समूचे कुल का गोधन, यानी गाय जहाँ पाली जाती थी, गोधन में पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष के उत्पन्न हुआ। बाद में एक मूल पुरुष के रूप और गोत्र प्रथा चलने लगी। जिस गोत्र के व्यक्ति होता था उस गोत्र में रहना पसंद करने लगा और विवाह अपने गोत्र को बताकर दूसरे गोत्र में करने लग गए थे। और एक गोत्र का मूल पुरुष वाले लोगों से आपस में विवाह निषेध हो गया, क्योंकि एक ही गोत्र के जो मूल पुरुष रहते थे उसमें विवाह आपस में नहीं किया जाता था।
लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार के वहाँ पर उत्तराधिकार के अंतर्गत कुछ परिवर्तन आरंभ होने लगे थे। इसके बाद में आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था